गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधार क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास के अंदर जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनके बारे में बात करेंगे जो केंद्र सरकार की भर्तियों और राजस्थान सरकार की भर्तियों में आने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उनके बारे में क्वेश्चनों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वर्तमान में हम बात करें तो हाल ही में कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में हम बात करें तो चुनाव आयोग के द्वारा कौन सी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। बात करें दोस्तों कौन सी पार्टी को दिया गया है, आम आदमी पार्टी को। किसको दिया गया है, आम आदमी पार्टी को। वर्तमान में बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दोस्तों वो कहाँ का है, एक तो आता है राज्य कौन सा, पंजाब। कहाँ पर है सरकार है, पंजाब में। जबकि बात करें दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कौन सा आता है, दिल्ली। तो यहां पर बात करें तो किसकी सरकार आती है, आम आदमी पार्टी की। अब देखो आम आदमी पार्टी दोस्तों पंजाब में बात करें तो पंजाब में मुख्यमंत्री कौन है, भगवंत मान। कौन आता है दोस्तों, भगवंत मान। एक बात करें तो राज्यपाल, राज्यपाल की बात करें दोस्तों, राज्यपाल कौन आता है, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, ये क्या आता है यहां पर राज्यपाल। जबकि बात करें दोस्तों दिल्ली, तो दिल्ली में हम बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। कौन आता है, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में बात करें तो मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों, अरविंद केजरीवाल। अब बात करते हैं दोस्तों जो राष्ट्रीय पार्टी है उसको, मतलब कोई पार्टी है तो उसको राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनाया जाता है। कौन कौन सी पार्टियों की बात करें दोस्तों, राष्ट्रीय पार्टी वर्तमान में हमारे देश के अंदर हैं, टोटल अभी बात करें तो 6 वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। जबकि बात करें कौन सी पार्टी से वर्तमान में बात करें तो जब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया था तो उसी में बात करें तो कौन सी पार्टी थी जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छीना गया, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों की कौन सी, जैसे राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं। तो देखो वर्तमान में बात करें ना दोस्तों तो राष्ट्रीय पार्टी है उसकी बात करें तो शर्त की हम बात करें ना तो पहली शर्त बात करें तो कौन सी होती है, पहली शर्त आती है दोस्तों 4 या 4 से अधिक राज्यों में। अगर बात करें या तो 4 राज्य, जो देश के टोटल राज्य उनमें से 4 राज्य या 4 से अधिक राज्य, वहां पे उसको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। प्राप्त होना आवश्यक है। क्या आता है, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना क्या है दोस्तों, आवश्यक है। या तो क्या शर्त माननी आवश्यक है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है। अगर यह शर्त पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है तो इसके अलावा अगर बात करें तो या कौन सी शर्त आती है दोस्तों, अगर इनमें से हम बात करें जितनी भी शर्त आएंगी उनमें से एक शर्त पूरी करना आवश्यक है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए। तो पहली शर्त क्या आती है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में पार्टी का, राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है, तो उस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरी बात करें दोस्तों तो दूसरी आती है लोकसभा या विधानसभा चुनाव में, या तो क्या नाम आता है लोकसभा, और या बात करें तो दोस्तों विधानसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव। लोकसभा या विधानसभा चुनाव की बात करें ना दोस्तों तो लोकसभा या विधानसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें हम बात करें तो 4 अलग अलग राज्यों से, उनमें 4 अलग अलग राज्यों से 4 अलग अलग राज्यों से बात करें तो कुल वैध मतों का, हम बात करें तो कुल वैध मत है उसका 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना
आवश्यक है। कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त करना आवश्यक है? 6% मत। तो देखो सबसे पहले तो कौन सी शर्त आती है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है। अगर ये शर्त नहीं है तो दूसरी क्या है? लोकसभा विधानसभा के 4 अलग अलग राज्यों में हम बात करें तो कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। या फिर बात करें तो कौन सी शर्त आती है दोस्तों? यह आती है उस पार्टी को कम से कम 3 राज्यों में, उस पार्टी को कम से कम बात करें दोस्तों 3 राज्यों में हम बात करें ना तो लोकसभा चुनाव में उस पार्टी को कम से कम बात करें दोस्तों तो 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव में हम बात करें दोस्तों तो कुल सीटों का 2% सीट। सबसे पहले तो बात करें चुनाव कौन से आते हैं? लोकसभा चुनाव। कौन से चुनाव है दोस्तों? लोकसभा चुनाव। तो लोकसभा चुनाव में बात करें तो कुल सीटों का जो कुल सीट है मतलब जो लोकसभा के चुनाव में सबसे पहले तो कितने राज्य आते हैं? 3 राज्य। और 3 राज्यों में बात करें तो लोकसभा चुनाव होना आवश्यक है। और उनकी बात करें दोस्तों तो कितनी सीट आती है? कुल सीट। और कुल सीट की बात करें दोस्तों तो उनका 2% मत प्राप्त करना आवश्यक है। तब बात करें तो उस पार्टी को कौन सा दर्जा दिया जाता है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इन तीनों में से उस पार्टी को एक शर्त पूरी करना आवश्यक है। सबसे पहले तो क्या है कि 4 या 4 से अधिक राज्यों में उसको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना आवश्यक है। या फिर बात करें तो लोकसभा विधानसभा चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। या फिर बात करें तो कुल कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा चुनाव के कुल मतों के कुल सीट है उसका 2% मत प्राप्त करना आवश्यक है। यह क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने की शर्त। अब बात करें कि वर्तमान में भारत में कौन कौन सी पार्टियां जिनको राष्ट्रीय पार्टी या नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों बड़ी पार्टी आती है भाजपा और एक आती है कांग्रेस। सबसे पहले तो कौन सी आती है दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी। कौन सी आती है? भारतीय जनता पार्टी। एक बात करें दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम आता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक क्या नाम आता है दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक चीज ये देखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और आती है। एक और बात करें दोस्तों तो एक क्या नाम आता है? बहुजन समाज पार्टी। कौन सी आएगी? बहुजन समाज पार्टी। एक बात करें दोस्तों तो एक कौन सी आती है? आम आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी शामिल हो गई है? आम आदमी पार्टी। एक बात करें दोस्तों एक आती है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। एक कौन सी आती है? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है। क्या है? मार्क्सवादी। इनकी बात करें दोस्तों तो इनको वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इनको वर्तमान में क्या है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब बात करें कि जो आम आदमी पार्टी इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब प्राप्त हुआ है दोस्तों? 10 अप्रैल 2023 को हुआ है। अब वर्तमान में बात करें तो इसको 10 अप्रैल 2023 को बात करें तो आम आदमी पार्टी का इसको राष्ट्रीय पार्टी का क्या प्राप्त हुआ है? दर्जा प्राप्त हुआ है। एक चीज ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों तो एक चीज और याद रखनी है। एक बात करें कि वर्तमान में बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा था वो वापस ले लिया गया है 3 पार्टियों से। 3 पार्टियों से बात करें तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो क्या कर लिया गया? वापस ले लिया गया। उनकी बात करें दोस्तों तो एक तो आती है शरद पवार की एनसीपी। कौन सी आती है? एनसीपी। किसकी है पार्टी? शरद पवार की। किसकी पार्टी है दोस्तों? शरद पवार की पार्टी थी। एक बात करें दोस्तों एक आती है सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी आती है। क्या है? सीपीआई। और एक बात करें दोस्तों एक कौन सी आती है? टीएमसी। कौन सी आती है? टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की। तो ये चीज याद रखनी है कि एनसीपी, सीपीआई और टीएमसी, इनसे बात करें दोस्तों तो क्या क्वेश्चन बनता है कि इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। दर्जा क्या कर लिया गया? वापस कर लिया गया। तो आपको 2 चीजें तो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि इसकी शर्त कौन कौन सी आती है। तीनों में से एक याद रखनी है। क्या? कि 4 या 4 से अधिक राज्य होने चाहिए। उनमें बात करें तो उसको राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होना
आवश्यक है। ये शर्त पूरी नहीं कर पा रही है तो कौन सी होगी? लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में बात करें तो इसमें 4 अलग अलग राज्यों से कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करना आवश्यक है। ये भी हम बात करें तो एक और आती है, कम से कम बात करें 3 राज्य चुनाव कौन से होने चाहिए? लोकसभा चुनाव, और उनमें हम बात करें तो कुल सीट का 2% मत प्राप्त होना आवश्यक है। ये तो 3 शर्त होगी। अब बात करेंगे 10 अप्रैल 2023 को किसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया था? आम आदमी पार्टी को। वर्तमान में बात करें तो 2 राज्यों के अंदर इसके क्या है? सरकार है। एक तो यूनियन टेरिटरी कौन सी आती है? दिल्ली, और एक कौन से? पंजाब। अब बात करें 10 अप्रैल 2023 को इसको क्या बना दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी हैं। इनको क्या क्या प्राप्त है? नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसी के साथ बात करें दोस्तों तो 3 पार्टियां थी जिनको वापस राष्ट्रीय पार्टी से वापस क्या बना दिया गया? राज्य पार्टी बनाया गया। उनकी बात करें तो राज्य पार्टी किस किस को बनाया गया था? सबसे पहले देखो कौन सी आती है? शरद पवार की एनसीपी महाराष्ट्र में, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी है, और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की, जिसकी सरकार कहां पर है? पश्चिम बंगाल में। तो इनको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय पार्टी से वापस क्या बना दिया गया? राज्य पार्टी बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद देखो एक चीज और बात करें दोस्तों, तो ये एक चीज और देखनी है आपको। एक बात करेंगे कुछ से राज्य स्तरीय पार्टी आती है दोस्तों, जिनको वर्तमान में राज्य स्तरीय पार्टियों को क्या दिया गया था? दर्जा दिया गया है। जब इसको राष्ट्रीय पार्टी बनाया गया उसी के साथ है कुछ से पार्टियों को राज्य स्तरीय पार्टियां बनाया गया। उनकी और बात करते हैं साथ में। उनकी बात करें तो देखो सबसे पहले आता है, एक तो नाम आता है टीपरा मोथा पार्टी। टीपरा मोथा पार्टी कहां पर है? त्रिपुरा में। कहां पर आती है दोस्तों? त्रिपुरा में। तो एक तो बात करें तो इसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। एक बात करें तो एक आती है दोस्तों आंध्र बीआरएस। कौन सी आती है? बीआरएस। कौन सी पार्टी आती है? बीआरएस पार्टी। इसको क्या बनाया गया है? राज्य पार्टी बनाया गया है। एक बात करें दोस्तों एक आती है लोक जनशक्ति पार्टी। कहां पर है? नागालैंड में। कहां पर आती है दोस्तों? नागालैंड में, लोक जनशक्ति पार्टी। एक बात करें दोस्तों एक आती है वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी। कौन सी आती है? वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी। इसकी बात करें दोस्तों तो वॉइस ऑफ द पीपल्स पार्टी है, इसको कहां पे बनाया गया है? मेघालय में दर्जा दिया गया है। कहां पर दर्जा दिया गया है दोस्तों? मेघालय में दर्जा दिया गया है। कौन सी पार्टी का? राज्य पार्टी का। और एक बात करें दोस्तों एक आती है पश्चिम बंगाल में रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी है, उसको भी क्या दर्जा दिया गया है? राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है। लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या याद रखना है? मुख्य रूप से आपको एक ही क्वेश्चन याद रखना है, क्या? कि आम आदमी पार्टी को वर्तमान में बात करें 10 अप्रैल 2023 को कौन सी पार्टी बनाया गया है? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्रदान किया गया। एक बात करें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक है? तो तीनों में से एक शर्त होना आवश्यक है। ये चीज याद रखनी है। कब बनाया गया था? 10 अप्रैल 2023 को बनाया गया है। एक याद रखना है कि कौन कौन सी पार्टियों से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया। तो एनसीपी आती है, टीएमसी आती है, और एक है सीपीआई। इनसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था वो क्या कर लिया गया दोस्तों? वापस से कर लिया गया। तो ये तो बात आती है पहले क्वेश्चन की। अब देखो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो हाल ही में किसके द्वारा डोंगरी संस्करण का पहला संस्करण जारी किया गया है? सबसे पहले तो बात करें दोस्तों ये जो डोगरी संस्करण है, जो पहला संस्करण है, इसकी बात करें है क्या? तो हम बात करें वर्तमान में बात करें तो जो हमारा संविधान था, संविधान की बात करें तो जो मूल संविधान था वो कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। इसी की बात करें दोस्तों जो डोगरी भाषा ये कहां की भाषा है? जम्मू कश्मीर की। कहां की आती है? जम्मू कश्मीर की आती है। कहां की है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की भाषा है। तो यहां पर बात करें तो इसको दोस्तों अब बात करें संविधान को, अब वर्तमान में बात करें तो कौन सी भाषा में और लिखा गया है? डोगरी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में संस्करण जारी किया गया इसका? डोगरी भाषा में। तो संविधान को लिखा गया है। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा संविधान है वो मूल था वो तो कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी और हिंदी भाषा में था। जबकि बात करें दोस्तों वर्तमान में बात करें तो कानून मंत्री कौन आते हैं? किरण रिजिजू। कौन आते हैं? कानून मंत्री। तो इनके द्वारा हम बात करें दोस्तों एक फेस्टिवल में हम बात करें तो डोगरी संस्करण जारी किया गया था। किसका? संविधान का। किसका जारी किया गया था दोस्तों? संविधान का जारी किया गया था। सबसे पहले तो आपको
ये चीज याद रखनी है। अब देखो एक चीज याद रखना कि ये जो संकरण था ये कौन सा संकरण था? प्रथम संकरण। कौन सा संकरण था दोस्तों? प्रथम संकरण था। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों तो एक चीज और देखनी है आपको। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों जो डोगरी भाषा है कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की। कहाँ की है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की है। डोगरी भाषा है वो कहाँ की आती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर की आती है। इसकी बात करें इसका संकलन किसके द्वारा जारी किया गया था? किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा जारी किया गया। कहाँ पर जारी किया गया था दोस्तों? फेस्टिवल हुआ था कहाँ पर? जम्मू विश्वविद्यालय में। कहाँ पर हुआ था? जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर क्या हुआ था? फेस्टिवल हुआ था। वहां पे इसका संविधान का संस्करण जारी किया गया था। कौन सी भाषा में? डोगरी भाषा में किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों कि 2003 में बात करें दोस्तों तो 2003 में बात करें तो भारतीय संविधान है। 2003 में बात करें तो भारतीय संविधान के द्वारा इसको राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। डोगरी भाषा को क्या प्रदान किया गया था? 2003 में राष्ट्रीय भाषा का संविधान में दर्जा प्रदान किया गया। तो एक चीज ये याद रखना है कि 2003 में क्या याद रखोगे? देखो ऐसे याद रखना कि 2003 में डोगरी भाषा को भारत की राष्ट्रीय भाषा में शामिल किया गया था। भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में क्या प्रदान की गई थी? मान्यता प्रदान की गई थी। जो मतलब संविधान के अंदर भाषाएं हैं उनमें इसको 2003 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था दोस्तों? 2003 में। जो 22 भाषाएं हैं उसमें इसको क्या किया गया था? शामिल किया गया था। एक चीज आपको ये याद रखनी है। एक बात करें दोस्तों ये जो भाषाओं का जो परिवार है उनमें बात करें तो ये कौन से परिवार के सदस्य मानी जाती है भाषा? ये मानी जाती है इंडो यूरोपीय परिवार की भाषा। एक चीज ये याद रखना कि ये इंडो यूरोपीय परिवार की क्या है? भाषा मानी जाती है। अब देखो अब बात करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? जम्मू कश्मीर। देखो जम्मू कश्मीर की बात करें ना दोस्तों अगस्त 2019 तक, क्या अगस्त 2019 तक बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर क्या था? भारत का एक राज्य हुआ करता था। अगस्त 2019 तक भारत का राज्य। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि अगस्त 2019 तक बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर क्या था? भारत का एक राज्य था। उसके बाद बात करें दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करें तो इनको क्या बना दिया गया था? दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया था। उसके बाद बात करें दोस्तों कब घोषित किया गया था? 31 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर अलग बनाया गया। जबकि बात करें दोस्तों लद्दाख है उसको अलग एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। कब बनाया गया था? 31 अगस्त 2019 को बनाया गया था। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी या हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? 31 अगस्त 2019 को किया गया था, घोषित किया गया। अब देखो वर्तमान में बात करें दोस्तों यहां पर उपराज्यपाल कौन आते हैं? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल कौन आएंगे? मनोज सिन्हा। कौन आते हैं दोस्तों? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल की बात करें तो कौन आएंगे? मनोज सिन्हा को क्या बनाया गया? यहाँ पर उपराज्यपाल बनाया गया है। एक बात करें दोस्तों आती है इसकी राजधानी, एक तो आती है श्रीनगर और एक बात करें तो एक कौन सी आती है? जम्मू कश्मीर। एक तो राजधानी कौन सी है? श्रीनगर। एक बात करें दोस्तों एक कौन सी है? जम्मू। कौन सी आती है? जम्मू। एक तो श्रीनगर और एक आती है जम्मू। अब बात करें कि हाल ही में बात करें तो एक तो आपको ये याद रखना है कि डोगरी का संविधान है उसको डोगरी के रूप में जारी किया गया। किसके द्वारा? कानून मंत्री के द्वारा प्रथम संस्करण जारी किया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बात करें तो एक दो करंट के क्वेश्चन और बनते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। उनके बारे में बात करें तो देखो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले तो बात करें तो एक अभी हाल ही में जम्मू फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। जम्मू फिल्म महोत्सव किसका आयोजन किया गया था दोस्तों? जम्मू फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था।
अब देखो सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है कि इसका संस्करण कौन सा था दोस्तों, संस्करण की बात करें तो कौन सा आता है, तीसरा संस्करण। कौन सा आता है दोस्तों, तीसरा संस्करण। संस्करण कौन सा आता है, तीसरा। जम्मू फिल्म महोत्सव का संस्करण कौन सा आता है, तीसरा संस्करण आता है। एक बात करें दोस्तों तो इसको कौन से थिएटर में जारी किया गया था, अभिनव थिएटर में। कौन से थिएटर में जारी किया, मतलब फिल्म महोत्सव बनाया गया, अभिनव थिएटर में जम्मू कश्मीर में मनाया गया था। अब बात करें दोस्तों ये होता क्या है, तो इसमें हम बात करें तो लघु फिल्मों को, चलचित्रों को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। टोटल बात करें दोस्तों 25 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। कितनी फिल्में आती हैं, 25 फिल्म। लगभग बात करें दोस्तों कितनी फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था, 25 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। पिछली बार हमने इसके बारे में बात भी की है। कौन कौन से देश की, तो देखो एक तो नाम आता है भारत, फ्रांस, ईरान, यूएसए। भारत, फ्रांस, ईरान और यूएसए, इनकी बात करें तो इनकी 25 फिल्मों का क्या किया गया था, यहां पर प्रदर्शन किया गया था। तो एक तो आप बात करें तो वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्यों चर्चा में कि जम्मू फिल्म महोत्सव का तीसरा संस्करण जारी किया गया था, अभिनव थिएटर में 25 फिल्मों का क्या किया गया था, प्रदर्शन किया गया था। एक बात करें तो दोस्तों एक नाम आता है आलिया मीर। क्या नाम आता है, आलिया मीर। आलिया मीर की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम महिला है जिसको वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया और यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की बात मानी गई। तो देखो एक नाम आता है दोस्तों जम्मू कश्मीर से संबंधित है, आलिया मीर। क्या नाम आता है दोस्तों, आलिया मीर। सबसे पहले तो बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश की, पिछली बार बात भी की थी हमने केंद्र शासित प्रदेश की। केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम महिला जिनको हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम महिला जिसको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। दोस्तों क्या नाम आता है, आलिया मीर नाम आता है। क्या नाम आता है, आलिया मीर। एक बात तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो एक चीज और याद रखना कि ये एक एनजीओ से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है दोस्तों, एनजीओ से। एनजीओ की बात करें तो कौन सा आता है, वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। क्या नाम आता है, वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। तो एक चीज और याद रखना कि जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला जो कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई है, वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। क्या कार्य किया जाता है, मतलब वनों के अंदर जो जीव है उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको हम बात करें तो कुछ से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो इस संगठन से कौन जुड़ी हुई है दोस्तों, आलिया मीर, जम्मू कश्मीर की प्रथम महिला जो वाइल्ड लाइफ SOS संगठन से जुड़ी हुई है, जो किसके लिए कार्य कर रहा है दोस्तों, वन में रहने वाले जीवों के लिए। तो एक चीज आपको ये याद रखना, ये कौन से एनजीओ से जुड़ी हुई है, गैर लाभकारी संगठन है दोस्तों, वाइल्ड लाइफ SOS संगठन, इससे जुड़ी हुई है। इसके बारे में हमने बात की थी। अब आती है दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 1995 में। कहां पर, नई दिल्ली में। दक्षिण एशिया की बात करें तो दोस्तों, बात करें तो दक्षिण एशिया का हम बात करें तो वन्य जीवों का सबसे बड़ा एनजीओ माना जाता है, दक्षिण एशिया सबसे बड़ा संगठन। दक्षिण एशिया का क्या है दोस्तों, सबसे बड़ा संगठन माना जाता है। कौन सा, वाइल्ड लाइफ SOS संगठन। स्थापना की बात करें तो 1995 में नई दिल्ली में की गई थी। स्थापना कब की गई थी, 1995 में नई दिल्ली में की गई। एक चीज ये याद रखनी है। अब देखो एक बात करें दोस्तों, एक आते इसके संस्थापक कार्तिक सत्यनारायण। क्या नाम आता है, कार्तिक सत्यनारायण। एक तो बात करें संस्थापक कौन है दोस्तों, कार्तिक सत्यनारायण। एक बात करें दोस्तों, एक नाम आता है गीता शेषमणि। क्या नाम आता है, गीता शेषमणि। तो एक चीज आपको ये याद रखना है, आलिया मीर जिसको हम बात करें तो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। अब देखो दोस्तों एक बात करें दोस्तों, तो एक चीज और याद रखना कि हमने बात की थी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से हम बात करें तो अलग कौन सा क्षेत्र हुआ था, लद्दाख। लद्दाख के साथ में बात करें तो हाल ही में क्वेश्चन बनता है कि लद्दाख की जो लकड़ी है, हम बात करें लद्दाख की जो दोस्तों लकड़ी है, उसको हम बात करें तो क्या प्रदान किया गया है,
जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या प्रदान किया गया दोस्तों? जीआई टैग प्रदान किया गया था। एक चीज आपको ये याद रखना है, जिसका नाम आता है लद्दाख सिग्सकोस। क्या नाम आता है? लद्दाख सिग्सकोस। एक जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कौन है? गुलाम नबी आजाद। कौन रहे दोस्तों? गुलाम नबी आजाद। उनके द्वारा हम बात करें तो उनके द्वारा एक अपनी आत्मकथा लिखी गई थी, कौन सी? आजाद। तो एक चीज आपको ये याद रखना है। तो ये बात होगी दोस्तों जम्मू कश्मीर के बारे में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, इन्नी ओचोस, क्या नाम आता है? इन्नी ओचोस 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास अप्रैल में कहां पर आयोजित किया जाएगा? अप्रैल में दोस्तों बात करें तो कहां पर आयोजित किया जाएगा? देखो, इन्नी ओचोस 2023 अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास अप्रैल में कहां पर आयोजित किया जाएगा? सबसे पहले बात करें दोस्तों, ऑप्शन क्या आएगा? ग्रीस। क्या नाम आता है दोस्तों? ग्रीस। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों युद्धाभ्यास के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? इन्नी ओचोस 2023 के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों, कहां पर आयोजित किया जाएगा? ग्रीस में आयोजित होना है। कहां पर होना है? ग्रीस में। यहां पर बात करते हैं। आयोजन स्थल की बात करें दोस्तों, कौन सा आएगा? ग्रीस। कौन सा आएगा? ग्रीस। एक आएंगे दोस्तों इसके कुल चरण, क्या आते हैं? कुल चरण। और कुल चरण की बात करें दोस्तों, कितने आते हैं? 3। कुल चरण कितने? 3। सबसे पहले तो आयोजन स्थल कौन सा है? ग्रीस। कुल चरण कितने आएंगे? 3। कितने चरण आएंगे? 3 चरण। उसके बाद देखो, सबसे पहले बात करें तो चरण कौन सा आता है? 18 अप्रैल से 23 अप्रैल। 18 अप्रैल से 23 अप्रैल। एक तो आएगा 18 अप्रैल से 23 अप्रैल। उसके बाद बात करें दोस्तों तो एक आता है 24 अप्रैल से 4 मई। दूसरा चरण कौन सा आएगा? 24 अप्रैल से 4 मई। दूसरा चरण कौन सा आता है दोस्तों? 24 अप्रैल से 4 मई। उसके बाद बात करें दोस्तों, एक आता है 5 मई से 8 मई। 5 मई से 8 मई। तो ये 3 चरणों के अंदर क्या होगा? पूरा होगा। 3 चरणों में क्या होगा दोस्तों? पूरा होगा। अब बात आती है दोस्तों भाग लेने वाले देश। एक तो नाम आता है दोस्तों भारत, एक बात करें तो ग्रीस, एक नाम आएगा फ्रांस, एक नाम आता है स्वीडन, एक नाम आता है यूएसए, इटली और जॉर्डन। क्या नाम आता है? जॉर्डन। उसके बाद बात करें दोस्तों साइप्रस, एक नाम बात करें तो स्पेन, एक क्या नाम आना दोस्तों? स्पेन। और एक नाम आता है स्लोवेनिया। एक क्या नाम आएगा दोस्तों? स्लोवेनिया। अब देखो, एक तो क्या नाम आता है दोस्तों? भारत, ग्रीस, फ्रांस, स्वीडन, यूएसए, इटली, जॉर्डन, साइप्रस, स्पेन और स्लोवेनिया। इनकी बात करें दोस्तों तो इसके अंदर क्या लेंगे? भाग लेंगे। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? भारत, ग्रीस। सबसे पहले तो आयोजन स्थल कहां पर है? ग्रीस में। कुल चरण कितने आते हैं? 3। 18 अप्रैल से 23 अप्रैल, 24 अप्रैल से 4 मई। उसके बाद बात करें तो दोस्तों 5 मई से 8 मई। अब देखो, एक याद रखना जिसके अंदर आयोजन स्थल तो ग्रीस में है। ग्रीस की बात करें दोस्तों तो ग्रीस कहां की राजधानी है? यूनान। कहां की आते हैं दोस्तों? यूनान की। एक चीज याद रखना कि इसका एक और क्या नाम आता है दोस्तों? एथेंस। और हम बात करें जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, जो पहली बार दोस्तों ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, वो कहां से हुई थी? यूनान से। और यहीं पे क्या स्थित है? ओलंपिक पहाड़ी। क्या स्थित है दोस्तों? ओलंपिक पहाड़ी, जहां पर हम बात करें तो 14 देशों के 200 एथलीटों के द्वारा भाग लिया गया था पहली बार ओलंपिक में। सदस्य देशों की बात करें दोस्तों, मतलब है इस युद्ध में भाग लेने वाले भारत, साइप्रस, स्पेन, स्लोवेनिया, ग्रीस, फ्रांस, स्वीडन। दोस्तों ये स्वीडन नहीं आएगा यहां पर, क्या नहीं आएगा? स्वीडन नहीं आएगा। तो कौन सा आएगा? सऊदी अरब। कौन सा शामिल किया जाएगा? सऊदी अरब। यूएसए, इटली, जॉर्डन, साइप्रस, स्पेन, स्लोवेनिया और सऊदी अरब। अब दोस्तों देखो, अभी तक भारत के द्वारा आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है, फिर भी हम बात करें तो यहां पे कहा गया है कि जो अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को F-16, जिसकी हम बात करें तो भारत के द्वारा जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी उसके बाद वापस भारत के ऊपर जब पाकिस्तानी वायुयान भेजे थे तो कहा गया था कि कौन से भेजे गए थे? F-16। तो कहा गया है कि उन्हीं F-16 को यहां पर कौन उड़ाएगा? भारत। मतलब अमेरिका के जो F-16 विमान है, अभी वर्तमान में बात करें तो वो यहां पे युद्धाभ्यास में भाग किसके द्वारा लिया जाएगा? F-16 से
ग्रीस के द्वारा। तो उसमें हम बात करें तो भारत के पायलट किसको उड़ाएंगे, F-16 को। लेकिन भारत ने अभी कोई भी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है। अभी हम बात करें तो F-16 ने दोस्तों भारत के पड़ोसी देश किसके पास है, पाकिस्तान के पास। किसके पास है दोस्तों, पाकिस्तान के पास। जबकि अब बात करें भारत है तो भारत हम बात करें दोस्तों फ्रांस तो कौन से लेके जाएगा, राफेल। कौन से उड़ाएगा, राफेल। जबकि बात करें दोस्तों एक नाम आता है इटली। इटली के द्वारा बात करें दोस्तों टोर्नाडो। कौन से विमान उड़ाएगा, टोर्नाडो। जबकि बात करें दोस्तों एक नाम आता है भारत। भारत की बात करें दोस्तों सुखोई 30 MKI। अब बात करें दोस्तों सुखोई 30 MKI अभी हाल ही में हम बात करें तो चर्चा में रहा है। वहां पे हम बात करें तो अभी हाल ही में चर्चा में कैसे रहा था, अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सुखोई 30 MKI है। उसके अंदर हम बात करें तो भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, या हम बात करें भारत की दूसरी राष्ट्रपति जिसके द्वारा उड़ान भरी गई थी। अगर बात करें तो भारत के अंदर हम बात करें तो लड़ाकू विमान में अभी तक भारत के 4 राष्ट्रपति उड़ान भर चुके हैं। कितने राष्ट्रपति, 4 राष्ट्रपति। कौन से, अब APJ अब्दुल कलाम, एक तो यह नाम बताया था। एक बात करें तो दोस्तों रामनाथ कोविंद। क्या नाम बताया था, रामनाथ कोविंद। एक बात करें प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देवी सिंह पाटिल। और एक बात करें तो दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। क्या नाम बताया था दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू। तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और द्रौपदी मुर्मू इन दोनों ने कौन से लड़ाकू विमान में उड़ान भरी थी दोस्तों, सुखोई 30 MKI में। और हम बात करें द्रौपदी मुर्मू, इसका मैंने आपको बताया था कौन से स्टेशन से, असम के तेजपुर वायु स्टेशन थे। तेजपुर वायु स्टेशन, वहां से इसके द्वारा उड़ान भरी गई थी। किसके द्वारा, सुखोई 30 MKI। अगर बात करें दोस्तों तो मल्टी रोलर विमान है। तो यह मतलब कौन सा है, इचियोचोस। इन्हीं ओचोस 2023 जो अंतरराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है दोस्तों कहां पर आयोजित किया जाना है, ग्रीस में आयोजित किया जाना है। कहां पर आयोजित किया जाएगा, ग्रीस में आयोजित किया जाएगा। एक चीज याद रखना दोस्तों, इसके अंदर हम बात करें तो 2 देश हैं जिनके हम बात करें तो जो अधिकारी हैं वो क्या बनेंगे, गवाह बनेंगे। उसकी बात करें दोस्तों एक तो नाम आता है ऑस्ट्रिया। क्या नाम आता है दोस्तों, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के क्या आएंगे दोस्तों, अधिकारी आएंगे। और एक बात करें दोस्तों कौन से आते हैं, उत्तरी अमेरिका का एक देश आता है, कौन सा, कनाडा। कौन सा आएगा, कनाडा। तो इनके जो अधिकारी हैं वो क्या बनेंगे, गवाह बनेंगे। एक चीज आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों ग्रीस के बारे में। किसके बारे में बात करनी है, ग्रीस के बारे में बात करें दोस्तों। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रीस के अंदर हम बात करें तो विश्व के प्रथम ओलंपिक का वो कहां पे हुए थे दोस्तों, यूनान के अंदर हुए थे। कहां पर आयोजन हुआ था दोस्तों, यूनान के अंदर। अब बात करें दोस्तों कब हुआ था, 1896 में। कब आयोजन किया गया था दोस्तों, 1896 में। जब बात करें दोस्तों सबसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि 1896 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की क्या हुई थी दोस्तों, शुरुआत हुई थी। एक चीज याद रह जाएगी। अब बात करें तो एक चीज और याद रखना है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का दोस्तों 2024 में कहां पर होने, तो 2024 में कहां पर होंगे, पेरिस से फ्रांस में। कहां पर आयोजित किया जाएंगे, पेरिस से फ्रांस में आयोजित किया जाएंगे। कहां पर आयोजित किए जाएंगे, पेरिस से फ्रांस में आयोजित किए जाएंगे। 2024 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे, पेरिस से फ्रांस में। जबकि 1896 में पहली बार ओलंपिक कहां पर हुए थे, ग्रीस। यहां पे ओलंपिक पहाड़ी जिसके ऊपर पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया गया था। एक चीज आपको ये याद रखना है। एक बात करें दोस्तों वर्तमान में हम बात करें तो वर्तमान में हाल ही में भारत के द्वारा कुछ युद्धाभ्यास किए गए, उनकी बात करें दोस्तों। देखो सबसे पहले आता है एक्सरसाइज कोप इंडिया। सबसे पहले हम बात करें तो अभी हाल ही में कौन सा हुआ है, एक्सरसाइज कोप इंडिया युद्धाभ्यास। बात करें दोस्तों कब हुआ था, 10 अप्रैल 2023 को। कब आयोजन किया गया, 10 अप्रैल 2023 को आयोजन किया गया था। भारतीय वायुसेना और इसके अलावा बात करें दोस्तों संयुक्त राज्य की सेना के द्वारा किया गया है। एक तो भारतीय वायुसेना, एक तो कौन सी है दोस्तों, भारतीय वायुसेना, और एक आती है दोस्तों संयुक्त राज्य की सेना, एक संयुक्त राज्य की सेना। तो भारतीय वायुसेना और संयुक्त राज्य की सेना के द्वारा एक्सरसाइज कोप इंडिया युद्धाभ्यास किया गया था। एक बात करें दोस्तों, एक आता है एक्स कवच। अभी हाल ही में कौन सा किया गया है, एक्स कवच। कौन सा किया गया दोस्तों,
एक्स कवच। एक्स कवच की बात करें दोस्तों कहां पर किया गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार। यहां पे बात करें तो भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा भाग लिया गया था। कौन कौन सी सेनाएं? सबसे पहले बात करें दोस्तों थल सेना। कौन सी आती है? थल सेना। एक आएगी वायुसेना और एक बात करें तो नौसेना। थल सेना, वायुसेना और नौसेना। एक तो कौन सी आती है? थल सेना, एक वायुसेना और एक कौन सी आती है दोस्तों? नौसेना। तीनों की बात करें तो कहां पर किया गया था? एक्स कवच। एक्स कवच की बात करें तो अंडमान निकोबार में किया गया आयोजन। अब देखो इसके बाद बात करें भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ था दोस्तों कौन सा? सिलिनेक्स 2023। सिलिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास हुआ था। किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? कोलंबो में भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके मध्य हुआ था? भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा हुआ था? सिलिनेक्स 2023 युद्धाभ्यास। उसके बाद बात करें दोस्तों एक हुआ था वायु प्रहार। कौन सा आयोजन किया गया था दोस्तों? वायु प्रहार। वायु प्रहार की बात करें दोस्तों भारत सेना, थल सेना और वायुसेना के द्वारा। थल सेना और वायुसेना के द्वारा कहां पे किया गया था? पूर्वी मोर्चे पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के पास किया गया था। कौन सा? वायु प्रहार। एक बात करें दोस्तों एक हुआ था मार्च में, बात करें तो मार्च 2023 में किया गया था कोंकण। कौन सा किया गया था दोस्तों? कोंकण। और इसकी बात करें तो भारत और ब्रिटेन की नेवी के मध्य होता है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी के मध्य क्या हुआ था? युद्धाभ्यास हुआ था। अब बात करें दोस्तों अन्य कुछ युद्धाभ्यास जो भारत के द्वारा किए जाते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें दोस्तों कौन सा आता है? डेजर्ट नाइट। क्या आता है? डेजर्ट नाइट। डेजर्ट नाइट की बात करें दोस्तों किसके मध्य होता है? भारत और फ्रांस के मध्य। भारत और किसके मध्य होगा? फ्रांस के मध्य। उसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है त्रिसेवा संयुक्त उभयचर युद्धाभ्यास। त्रिसेवा संयुक्त उभयचर युद्धाभ्यास। इसकी बात करें तो दोस्तों तीनों सेनाएं भाग लेती हैं, भारतीय वायुसेना, थल सेना और नौसेना के द्वारा भाग लिया जाता है। एक बात करें दोस्तों एक आता है बंगो सागर। कौन सा आता है? बंगो सागर। बंगो सागर की बात करें तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के मध्य। भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है कौन सा? बंगो सागर। कौन सा आता है दोस्तों? बंगो सागर। एक बात करें दोस्तों एक आता है हैंड इन हैंड। इसकी हम बात करें तो ये भारत और चीन। कौन आता है? भारत और चीन। एक दोस्तों बात करें तो एक नाम आता है शाहीन युद्धाभ्यास। शाहीन युद्धाभ्यास है ये दोस्तों चीन और पाकिस्तान के मध्य किया जाता है। शाहीन युद्धाभ्यास किसके मध्य किया जाता है? पाकिस्तान और चीन के मध्य। एक बात करें दोस्तों एक आता है वरुण। कौन सा आता है? वरुण। वरुण की बात करें तो दोस्तों फ्रांस और भारत। फ्रांस और भारत के मध्य। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है सूर्य किरण। कौन सा आता है दोस्तों? सूर्य किरण। सूर्य किरण की बात करें तो नेपाल और भारत के मध्य। नेपाल और भारत के मध्य किया जाता है। तो यह आ गई बात दोस्तों प्रमुख युद्धाभ्यास की। अब बात देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में बाघों की संख्या, तो हम बात करें दोस्तों बाघ की जो जनगणना वो होती है हर 4 वर्ष के बाद। कब होती है दोस्तों? 4 वर्ष के बाद। 2014 में हुई थी, 2018 में हुई थी, उसके बाद हुई थी 2022 में। कब हुई थी दोस्तों? 2022 में। तो उसके आंकड़े अभी हाल ही में जारी किए गए दोस्तों। तो उनके अनुसार हम बात करें तो भारत में बाघों की संख्या कितनी हो गई है? बढ़कर 3167। कितनी हो गई है दोस्तों? 3167। कितनी हो गई है? 3167 भारत में अभी बाघों की संख्या पहुंच गई है। इसी समय बात करें दोस्तों तो ये जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें बात करें तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। क्या नाम आता है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। यहां से हम बात करें दोस्तों कर्नाटक में। कहां पर है? कर्नाटक में। सबसे पहले बात करें तो कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक में। यहां पर हम बात करें तो किसके द्वारा दौरा किया गया था दोस्तों? पीएम मोदी के द्वारा। और यहां पर हम बात करें तो विश्व की 7 बड़ी बिल्लियों के लिए बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी। किसकी घोषणा की गई थी दोस्तों? बिग कैट
अलायंस, मतलब 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए किसकी घोषणा की गई है दोस्तों? बिग कैट अलायंस की। कैसे कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, इसकी बात करें तो इसके द्वारा वर्तमान में 1 अप्रैल 2023 को 1 अप्रैल 2023 को बात करें दोस्तों, तो टाइगर रिजर्व के रूप में कितने समय पूरा कर लिया गया है? 50 वर्ष पूरा कर लिया गया है। कितना समय पूरा कर लिया गया था दोस्तों? 50 वर्ष से पूरा कर लिया गया था। सबसे पहले तो आपको ये याद रखनी है। अब आंकड़ों की बात करें दोस्तों, तो एक तो आता है 2014 और एक आता है 2018। सबसे पहले बात करें दोस्तों 2014 में हम बात करें तो आंकड़े कितने थे बाघों के? 2226। 2014 में कितने थे दोस्तों? 2226 बाघ थे भारत में। कितने थे दोस्तों? 2226। अब बात करते हैं 2018 की, तो 2018 में दोस्तों कितने हो गए थे? 2967। 2018 में कितने हो गए? 2967। कितने हुए थे दोस्तों? 2967 बाघ हुए थे। तो एक चीज तो आपको ये याद रखनी है कि 2014 में जब आंकड़े जारी किए गए उसमें जनगणना इसमें कितने थे? 2267। उसके बाद बात करें दोस्तों 2018 में 2967। जबकि हम बात करें दोस्तों 2022 की जो आंकड़े जारी किए गए उसमें कितनी संख्या हो गई है? 3167। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों? प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। सबसे पहले बात करें दोस्तों पर्यावरण एवं वन्य जीव मंत्रालय, उसके द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1973 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में दोस्तों वो कब जारी किया गया था? 1972 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था? 1972 में। उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की जाती है 1973 में। और सबसे पहले बात करें दोस्तों भारत के अंदर 9 क्षेत्रों को जो संरक्षित क्षेत्र है अभ्यारण्य के रूप में थे उनको किस में शामिल किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट में। उन्हीं में एक क्या शामिल था दोस्तों? बांदीपुर। कौन सा शामिल था? बांदीपुर। देखो कौन कौन से शामिल किया गया? रामगंगा नेशनल पार्क, या बात करें दोस्तों इसका क्या नाम आता है? जिम कॉर्बेट। क्या नाम आता है दोस्तों? जिम कॉर्बेट। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। एक बात करें दोस्तों क्या नाम आता है? रणथंभौर। क्या नाम आता है? रणथंभौर। एक बात करें दोस्तों बांदीपुर। एक बात करें दोस्तों मानस। कौन सा शामिल किया गया था? मानस। इसके बाद हम बात करें दोस्तों कौन सा आता है? सिमलीपाल। कौन सा शामिल किया गया था? सिमलीपाल। कौन सा किया गया था दोस्तों? सिमलीपाल। इसके बाद बात करें दोस्तों सुंदरवन। कौन सा? सुंदरवन। उसके बाद बात करें दोस्तों मेलगट्टा। कौन सा शामिल किया गया था? मेलगट्टा। कौन सा किया गया था दोस्तों? मेलगट्टा। उसके बाद बात करें दोस्तों एक आता है पलामू। कौन सा आता है दोस्तों? पलामू। किसको शामिल किया गया था? पलामू को। उसके बाद बात करें दोस्तों एक कौन सा आता है? कान्हा। कौन सा आता है दोस्तों? कान्हा। कौन सा था दोस्तों? कान्हा। तो इनको सबसे पहले 1973 में किस में शामिल किया गया था दोस्तों? टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में शामिल किया गया था। किस में किया गया था? टाइगर प्रोजेक्ट। अब एक चीज आपको ये याद रखनी है दोस्तों, एक तो आपको क्या याद रखोगे कि वर्तमान में बात करें दोस्तों भारत के अंदर टोटल टाइगर प्रोजेक्ट कितने आते हैं? 54। कितने हैं कुल टाइगर प्रोजेक्ट? कितने हैं दोस्तों? 54 है। कितने आते हैं? 54। एक तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद बात करें दोस्तों एक चीज और क्या याद रखोगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले, सर्वाधिक बाघों की जनसंख्या वाले 10 राज्य कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सबसे पहले बात करें तो सर्वाधिक बाघों की संख्या कहां पर है दोस्तों? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। कितनी है दोस्तों? 526। कितनी आती है? 526। उसके बाद बात करें दोस्तों कर्नाटक। कौन सा आता है? कर्नाटक। उसके बाद बात करें दोस्तों उत्तराखंड। कहां पर है दोस्तों? उत्तराखंड में। उसके बाद बात करें दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र। उसके बाद है तमिलनाडु। कौन सा आएगा? तमिलनाडु। उसके बाद बात करें दोस्तों असम। कौन सा आएगा? असम। उसके बाद बात करें दोस्तों केरल। कौन सा आता है? केरल। केरल के बाद बात करें दोस्तों उत्तर प्रदेश। कौन सा आएगा? उत्तर प्रदेश। कौन सा आता है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। उसके बाद बात करें दोस्तों पश्चिम बंगाल। कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद हमारा राजस्थान। 10वें नंबर पर कौन है दोस्तों? राजस्थान। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले 10 राज्यों की बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है? एमपी। और एमपी में कितनी है दोस्तों? 526। जबकि बात करें दोस्तों राजस्थान के अंदर कितनी है टोटल? 69 बाघ।
कितने आते हैं दोस्तों? 69 बाघ आते हैं। ठीक है, एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों तो 9 अप्रैल 2023 को बात करें तो बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है वहां से हम बात करें तो बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी, जो अभी हमने बात की थी। किसकी घोषणा की गई थी दोस्तों? बिग कैट अलायंस की घोषणा की गई थी। वो देखो, बिग कैट अलायंस किसकी घोषणा की गई थी? बिग कैट अलायंस की। कब की गई थी? 9 अप्रैल 2023 को। कब की गई थी? 9 अप्रैल 2023 को की गई थी क्या? बिग कैट अलायंस की। इसके तहत मोदी के द्वारा क्या अभियान चलाया गया दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि जो विश्व की 7 बड़ी बिल्लियां हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। क्या प्रदान किया जाएगा? संरक्षण। कौन कौन सी दोस्तों? बाघ, चित्ता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर। बाघ, बाघ के बाद कौन सी आती है दोस्तों? चित्ता, चित्ता के बाद कौन बात करें दोस्तों? तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर। 6 और 1 हम बात करें दोस्तों शेर। क्या नाम आता है? शेर। तो ये विश्व की 7 बड़ी बिल्लियों की जो प्रजाति है उनको हम बात करें तो किस में शामिल किया गया है? बिग कैट अलायंस में शामिल किया गया है। एक चीज आपको ये याद रखना है। अब बात करें दोस्तों कहां से किया गया था? बांदीपुर टाइगर रिजर्व है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की बात करें दोस्तों ये केरल, इसके बाद बात करें दोस्तों कर्नाटक और एक बात करें दोस्तों तमिलनाडु। तीनों की बात करें तो दोस्तों तीनों की क्या है? त्रिजंक्शन पर स्थित है। किस पर स्थित है? त्रिजंक्शन पर। तीनों की किस पे स्थित है दोस्तों? त्रिजंक्शन पर स्थित है। एक आपको दोस्तों ये याद रखना है कि कर्नाटक के अन्य और हम बात करें दोस्तों तो एक हम बात करें तो कर्नाटक के अंदर अन्य भी आते हैं, जैसे नाम आता है अंसी। क्या नाम आता है दोस्तों? अंसी टाइगर रिजर्व है। एक बात करें दोस्तों नागरहोल टाइगर रिजर्व है। कहां पर है दोस्तों? कर्नाटक में। एक तो अंसी है और एक कौन सा है? नागरहोल टाइगर रिजर्व है। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है भद्रा। कौन सा आएगा? कौन सा आता है? भद्रा। क्या नाम आता है दोस्तों? भद्रा। क्या नाम आएगा? अंसी, अंसी के बाद है नागरहोल और नागरहोल के बाद है भद्रा। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है रंगनाथ, बिल्लीगिरी रंगनाथ है स्वामी टाइगर रिजर्व है। ये तो अभी टाइगर रिजर्व है। और एक बात करें दोस्तों एक प्रस्ताव रखा गया है। क्या है? अभी एक प्रस्ताव है कि उसको टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। उसकी बात करें दोस्तों मलाई मादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। मलाई मादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। एक तो अंसी, अंसी के बाद है नागरहोल, नागरहोल के बाद है भद्रा, भद्रा के बाद बिल्लीगिरी रंगनाथ है स्वामी, उसके बाद मलाई महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। मलाई महादेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये हम बात करें तो कहां पर है? कहां पर आते? कर्नाटक के अंदर। कहां पर आते? कर्नाटक में। तो एक आपको ये याद रखना है। कर्नाटक की बात करें दोस्तों राज्यपाल कौन आता है? थावरचंद गहलोत। और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। बसवराज बोम्मई। अब देखो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। सबसे पहले तो बात करें दोस्तों इसकी शुरुआत हम बात करें 2003 में भारत सरकार के द्वारा किसके प्रयासों से की गई थी? तो 2003 में भारत सरकार के द्वारा हम बात करें दोस्तों व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, इनके प्रयासों से शुरुआत की गई थी। व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया के प्रयासों से 2003 में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस की शुरुआत की गई, जो कब मनाया जाता है दोस्तों? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। एक चीज तो आपको ये याद रखना है, व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया की बात करें दोस्तों एक गैर लाभकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1999 में की गई थी। ये हम बात करें तो माता और उसके शिशु के लिए
अधिकारों के लिए कार्य करती है। क्या? व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया, जो गैर लाभकारी क्या एक संगठन है। और हम बात करें दोस्तों इसके, अभी तक बात करें तो ये कितने देशों में काम कर रहा है? 50 देशों में काम कर रहा है, बिना किसी लाभ के 50 देशों में ये कार्य कर रहा है। एक चीज तो आपको ये याद रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों कि अप्रैल के अंदर हम बात करें तो कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं। अप्रैल में बात करें दोस्तों कौन कौन से दिवस? 1 अप्रैल भारतीय नववर्ष, क्या मनाया गया दोस्तों? 1 अप्रैल को भारतीय नववर्ष मनाया गया। उसके बाद बात करें दोस्तों 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है 4 अप्रैल, क्या आएगा? 4 अप्रैल विश्व जागरूकता दिवस। क्या नाम आएगा? विश्व जागरूकता दिवस। विश्व जागरूकता दिवस। विश्व जागरूकता दिवस। इसके बाद देखो आता है 6 अप्रैल, क्या आएगा? 6 अप्रैल। 6 अप्रैल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। 6 अप्रैल को बात करें तो क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद बात करें तो आता है 7 अप्रैल, क्या आएगा? 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, क्या मनाया जाएगा? विश्व स्वास्थ्य दिवस। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद बात करें दोस्तों आता है 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 13 अप्रैल को बात करें तो क्या मनाया जाता है दोस्तों? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। क्या मनाया जाएगा? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो आगे बात करें तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया दोस्तों? नीलेश सांबरे को। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया दोस्तों? नीलेश सांबरे को सम्मानित किया गया है। किसको किया गया दोस्तों? नीलेश सांबरे को। सबसे पहले तो आपको ये चीज याद रखनी है। अब बात करें दोस्तों नीलेश सांबरे है ना, इनको हम बात करें तो किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? अप्पा के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? अप्पा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो क्या याद रखोगे? इनको किसके नाम से जाना जाएगा? अप्पा के नाम से। अब बात करें दोस्तों एक संगठन आता है, इनके द्वारा स्थापना की गई थी, जिजाऊ। क्या नाम आता है दोस्तों? जिजाऊ एजुकेशनल संगठन है, एजुकेशनल एंड सोशल संगठन है दोस्तों। कौन सा? जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। जिसकी हम बात करें तो किसके द्वारा स्थापना की गई थी दोस्तों? नीलेश सांबरे के द्वारा स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 2008 में की गई थी इसकी स्थापना। कब की गई थी? 2008 में इसकी स्थापना की गई, जो एक बिल्कुल हम बात करें दोस्तों गैर लाभकारी संगठन है। ठीक है, इसके द्वारा शिक्षा और सामाजिक और स्वास्थ्य कार्य किए जाते हैं। शिक्षा, सामाजिक और स्वास्थ्य कार्यों के अंदर इसके द्वारा भाग लिया जाता है। कौन सा था दोस्तों? जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 2008 में। नीलेश सांबरे इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अप्पा के नाम से। और कौन सा पुरस्कार दिया गया दोस्तों? मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करें तो दोस्तों ये 5 जिलों में कार्य करता है। कितने जिलों में कार्य करता है दोस्तों? 5 जिलों में। 5 जिले कौन कौन से आते हैं दोस्तों? सबसे पहले नाम आता है पालघाट। क्या नाम आता है दोस्तों? पालघाट। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको। इसके बाद बात करें दोस्तों ठाणे, रायगढ़। पालघाट, ठाणे और रायगढ़। उसके बाद बात करें दोस्तों सिद्धदुर्ग। क्या नाम आता है? सिद्धदुर्ग। रत्नागिरी। क्या नाम आता है दोस्तों? रत्नागिरी।
अब देखो मुख्यालय की हम बात करें दोस्तों, मुख्यालय कहां पर इसका? जड़पोली में। कहां पर आता है दोस्तों? जड़पोली में। मुख्यालय कहां पर है? जड़पोली में। जबकि बात करें 5 जिलों में कार्य करता है दोस्तों, पालघाट, ठाणे, रायगढ़, सिद्धुदुर्ग और रत्नागिरी। जबकि बात करें दोस्तों मुख्यालय कहां पर इसका? जड़पोली में है। कहां पर आता है दोस्तों? जड़पोली में। एक चीज ये याद रखना। अब बात करें दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की बात करें दोस्तों, मुख्यमंत्री कौन आएगा? मुख्यमंत्री कौन आता है दोस्तों महाराष्ट्र का? सबसे पहले बात करें तो एकनाथ शिंदे। क्या नाम आता है? एकनाथ शिंदे। जबकि बात करें दोस्तों राज्यपाल है रमेश बैस। एक चीज ये याद रखना है। अब देखो, अब हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आप क्या याद रखना है कि एक तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है? राजधानी। राजधानी कौन सी आती है दोस्तों? मुंबई। जबकि बात करें दोस्तों एक नाम आता है बोरघाट दरा। कौन सा दरा आएगा? बोरघाट। और बोरघाट दरे की हम बात करें तो किसको किससे जोड़ता है दोस्तों? पुणे को मुंबई से। और पुणे की बात करें दोस्तों, मैं कई बार बताता हूं कि पुणे यहाँ की क्या है? सांस्कृतिक राजधानी। मुंबई की क्या है दोस्तों? सांस्कृतिक राजधानी। एक बात करें दोस्तों, इसका लोक नृत्य कौन सा आता है? लावणी। कौन सा आता है दोस्तों? लावणी। अब बात करें दोस्तों कि एक तो मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार है, एक और भी हम बात करें तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र चर्चा में रहा है। कैसे? वो देखो, अगर बात करें दोस्तों एक व्यक्ति के द्वारा, जिसकी हम बात करें तो एक व्यक्ति के द्वारा हम बात करें गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया से बात करें दोस्तों एलिफेंटा गुफा। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफा तक हम बात करें दोस्तों मरीन बीच को तैरते हुए पार किया था। जिसकी हम बात करें तो क्या नाम आता है दोस्तों? करसन प्रकाश। क्या नाम आता है दोस्तों? करसन प्रकाश। क्या नाम आएगा दोस्तों? करसन प्रकाश। जिसके द्वारा हम बात करें तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा तक तैरते हुए पार किया था। एलिफेंटा गुफा की बात करें दोस्तों, एलिफेंटा गुफा की बात करें दोस्तों, इसको क्या बोला जाता है? दारापुरी की गुफा। क्या बोला जाता है? दारापुरी गुफा। पुर्तगाली आए थे, उनके द्वारा हम बात करें 15वीं-16वीं शताब्दी में इसको क्या नाम दिया गया था दोस्तों? एलिफेंटा गुफा। क्या नाम दिया गया था? एलिफेंटा गुफा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों, 1987 में बात करें दोस्तों यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। विश्व विरासत सूची किस में शामिल किया गया था? विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया। एक चीज और बात करें दोस्तों, एक इसको हम बात करें तो क्या बोला जाता है? एक बोला जाता है अग्रहारपुरी की गुफा। सबसे पहले नाम क्या आया था दोस्तों इसका? अग्रहारपुरी की गुफा। और वर्तमान में बात करें दोस्तों इसको क्या बोला जाता है? एलिफेंटा गुफा, जो किसके द्वारा नाम दिया गया था? 15वीं-16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा। एक बात ये याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें दोस्तों जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी क्वीन मेरी, जिनके द्वारा भारत की पहली बार यात्रा की गई थी, उसमें हम बात करें तो उनको स्वागत समारोह के लिए गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। कुल बात करें दोस्तों 8 मंजिला और इमारत के बराबर है। 8 मंजिला इमारत, 8 मंजिला इमारत के बराबर है। अगर बात करें दोस्तों निर्माण कब हुआ था गेटवे ऑफ इंडिया का, तो निर्माण हुआ था 31 मार्च 1911 को। 31 मार्च 1911 को इसका क्या किया गया था? निर्माण करवाया गया था। कब करवाया गया था? निर्माण। एक बात करें दोस्तों इसका वास्तुकार की बात करें क्या नाम आता है? जॉर्ज विटेट। क्या नाम आता है? जॉर्ज विटेट। तो ये चीज याद रखनी है, गेटवे ऑफ इंडिया और एलिफेंटा गुफा यहां तक तैरते हुए किसके द्वारा पार किया गया था? श्री करसन प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? करसन प्रकाश के द्वारा पार किया गया था। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे नाम आता है दोस्तों दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? सबसे पहले तो बात करें दोस्तों कहां पर आता है? अरुणाचल प्रदेश में। मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 बातें आपको याद रखनी है। राजधानी ईटानगर। क्या नाम आता है? ईटानगर। मुख्यमंत्री की बात करें पेम्मा खांडू। क्या नाम आता है? पेम्मा खांडू। राज्यपाल की बात करें केवल्य पटनायक। क्या नाम आएगा? केवल्य पटनायक। 3 बात तो ये हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी बात करें हाल ही में चर्चा में क्यों है? कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर आता है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात करें दोस्तों नाम आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। बाघ संरक्षण प्राधिकरण।
इनके द्वारा बात करें दोस्तों दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य, इसको किस में शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है? टाइगर रिजर्व में प्रयास किया जा रहा है। किस में किया जा रहा है दोस्तों? टाइगर रिजर्व में। जिसकी बात करें वहां की एक मूल जनजाति आती है दोस्तों, और मूल जनजाति की बात करें दोस्तों, इसके द्वारा इसका क्या किया गया है? इस प्रोजेक्ट का विरोध किया गया है। क्या किया गया दोस्तों? विरोध किया गया है। उसकी हम बात करें तो दोस्तों नाम आता है इड्डू मिसमी। जनजाति का नाम क्या है दोस्तों? इड्डू मिसमी जनजाति। और जिसकी हम बात करें तो कुल जनसंख्या कितनी आती है दोस्तों? 12,000। कितनी आती है? 12,000। जनजाति कौन सी है? इड्डू मिसमी। और जनसंख्या कितनी आती है? 12,000 जनसंख्या आती है। अब बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और हम बात करें साथ में पड़ोसी क्षेत्र कौन सा आता है? तिब्बत। एक तो नाम आता है बात दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, और साथ में बात करें तो क्षेत्र कौन सा आता है? तिब्बत। यहां पर हम बात करें दोस्तों क्या है? मिसमी। कौन सी जनजाति आती है दोस्तों? मिसमी जनजाति आती है। इसकी बात करें दोस्तों, इसकी उप जनजाति कौन सी है? इड्डू मिसमी जनजाति, जो कहां पे निवास करती है दोस्तों? दिबांग क्षेत्र में निवास करती है। तो इसके द्वारा इस टाइगर प्रोजेक्ट का क्या किया गया दोस्तों? विरोध किया गया है। क्या किया गया? विरोध किया गया है। अब बात करें दोस्तों जो इड्डू मिसमी जनजाति है, इसको यूनेस्को के द्वारा बात करें तो लुप्त प्राय जनजाति घोषित किया गया है। यूनेस्को के द्वारा बात करें दोस्तों तो इसको लुप्त प्राय जनजाति घोषित किया गया है। क्या घोषित किया गया है? लुप्त प्राय जनजाति घोषित किया गया है। अब बात करें दोस्तों दिबांग वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। यहां से नदी कौन सी गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी गुजरती है। कौन सी? दिबांग नदी। कौन सी नदी गुजरती है दोस्तों? दिबांग नदी गुजरती है। एक बात करें दोस्तों यहां पर अल्पाइन चारागाह घास के मैदान पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? अल्पाइन चारागाह घास के मैदान। अब बात करें दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर अन्य जो नेशनल पार्क है जिनकी हम बात करें तो एक तो नाम आता है नामदफा। क्या नाम आता है दोस्तों? नामदफा नेशनल पार्क। क्या नाम आएगा? नामदफा। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है मोलिंग। क्या नाम आता है? मोलिंग नेशनल पार्क। क्या नाम आता है? नामदफा नेशनल पार्क। उसके बाद बात करें दोस्तों मोलिंग। एक नाम आता है दोस्तों कमलाग। क्या नाम आएगा? कमलाग नेशनल पार्क। क्या नाम आता है? कमलाग नेशनल पार्क। और एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य। ईटानगर वन्य जीव अभ्यारण्य नाम आता है। एक चीज ये याद रखनी है आपको। अब देखो एक याद रखना दोस्तों नृत्य। नृत्य की बात करें दोस्तों एक तो अरुणाचल प्रदेश का प्रमुख नृत्य कौन सा है? सिंह है। एक बात करें तो कौन सा आता है दोस्तों? मयूर। कौन सा आता है? मयूर। एक बात करें दोस्तों कौन सा आता है? मौनपाव। एक कौन सा नृत्य आता है दोस्तों प्रमुख रूप से? लोक नृत्यों की बात करें तो सिंह है, मयूर और मौनपाव। कौन सा आएगा? सिंह है, मयूर और मौनपाव। अब देखो इसके बाद बात करें दोस्तों अब देखो हाल ही में बात करें दोस्तों हाल ही में संयुक्त रूप से बात करें दोस्तों वेकोम सत्याग्रह शताब्दी समारोह है का उद्घाटन कहां किया गया? कहां किया गया दोस्तों? तो यह किया गया था केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के द्वारा किया गया था। केरल और तमिलनाडु में किया है। शताब्दी समारोह दोस्तों कब मनाया जाएगा? 2024 में। इसका शताब्दी समारोह कब पूरा होगा? 2024 में पूरा होगा। तो केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों के द्वारा इस समारोह का क्या किया गया था दोस्तों? उद्घाटन किया गया था। अब बात करते हैं दोस्तों वेकोम सत्याग्रह वो है क्या? क्या है दोस्तों? सबसे पहले देखो एक तो नाम याद रखना आप दोस्तों, केरल का मुख्यमंत्री कौन आता है? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन। जबकि बात करें दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन आता है? एम के स्टालिन। क्या नाम आता है? एम के स्टालिन। तो पिनराई विजयन और एम के स्टालिन के द्वारा इसे वेकोम सत्याग्रह का क्या किया गया दोस्तों? उद्घाटन किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों वेकोम सत्याग्रह के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? वेकोम सत्याग्रह। सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करें तो ये कौन सी रियासत के अंदर सत्याग्रह हुआ था? त्रावणकोर। केरल के अंदर एक रियासत आती है कौन सी दोस्तों? त्रावणकोर रियासत। कौन सी रियासत थी दोस्तों? त्रावणकोर रियासत। यहां पर हम बात करें तो कौन सा सत्याग्रह किया गया था? वेकोम सत्याग्रह। जो बात करें दोस्तों मुख्य रूप से हम बात करें तो ये किस लिए किया गया था? छुआछूत के लिए। किसके लिए किया गया था दोस्तों? छुआछूत के लिए किया गया था। अब देखो यहाँ पे कुछ निचली जनजातियां थी जिनको हम बात करें तो उसमें नीची हम बात करें तो बहुत ही नीची जनजातियां यहां बात करें छुआछूत वाली जनजातियां मानी गई थी। जिनकी बात करें दोस्तों कौन कौन सी आती है? एक तो नाम आता है एजाओ। कौन सा था दोस्तों? एजाओ जनजाति। कौन सी जाति थी दोस्तों? एजाओ। एक हम बात करें दोस्तों एक क्या नाम था? पुलात।
एक क्या नाम आता है, पुलात। ए जाओ और पुलात जनजाति थी जिनको हम बात करें दोस्तों वहां पे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जिनको हम बात करें तो छुआछूत वाली मान जाता था, जिनको वहां पे उस सड़क के ऊपर चलने की भी क्या नहीं थी, अनुमति नहीं थी। उसके बाद बात करें तो ए जाओ और पुलात के जो लोग थे उनके द्वारा हम बात करें दोस्तों कौन सा सत्याग्रह किया गया था, वेकोम सत्याग्रह किया गया था। कौन सी रियासत में, त्रावणकोर रियासत में। कहां पर है दोस्तों, केरल में। कहां पर आती है, केरल में। कहां पर आती है दोस्तों, केरल में। अब देखो इन जातियों को दोस्तों हम बात करें तो मुख्य रूप से अपवित्र माना जाता था। क्या माना जाता था, अपवित्र माना जाता था। तो इस बात का विरोध करने के लिए हम बात करें दोस्तों 1923 में हम बात करें तो वेकोम सत्याग्रह की क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी। मुख्य रूप से हम बात करें तो जैसे 1923 में बात करें तो नाम आता है माधवन। क्या नाम आता है दोस्तों, माधवन। मुख्य रूप से तो हम बात करें तो पृष्ठभूमि की बात करें सबसे पहले क्या नाम आता है 1923 में, माधवन। क्या नाम आता है, माधवन। इसकी हम बात करें दोस्तों कांग्रेस की एक कांकीनाडा के अंदर बैठक होती है। माधवन के द्वारा हम बात करें तो कांग्रेस की बात करें तो कहां पर है, कांकीनाडा। कांकीनाडा में बात करें तो कांग्रेस की एक बैठक हो रही थी। वहां पे हम बात करें तो पहली बार वेकोम के लिए प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था दोस्तों, माधवन के द्वारा। कब लाया गया था, 1923 में। उसके बाद हम बात करें तो मुख्य रूप से सुचारू रूप से वेकोम सत्याग्रह की क्या हुई थी, 1924 में शुरुआत हुई थी। उसकी हम बात करें दोस्तों कब हुई थी, 30 मार्च 1924 को। कब हुई थी दोस्तों, 30 मार्च 1924 को क्या हुई थी, इसकी मुख्य रूप से शुरुआत मानी जाती है। क्या मानी जाती है, 30 मार्च 1924 को वेकोम सत्याग्रह की शुरुआत मानी गई थी। अब बात करें दोस्तों 30 मार्च 1924 को जो शुरुआत हुई थी उसकी हम बात करें तो दोस्तों यहां पर हम बात करें जो वर्जित सड़क थी उसके ऊपर जुल्स निकाला गया था। इस दिन वर्जित सड़क पर क्या निकाला गया था दोस्तों, जुल्स निकाला गया था। क्या निकाला गया था दोस्तों, जुल्स निकाला गया था। 3 व्यक्ति मुख्य रूप से आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो नाम आता है गोविंद पणिकर। क्या नाम आता है दोस्तों, गोविंद पणिकर। उसके बाद हम बात करें तो एक नाम आता है दोस्तों बहुलेन। क्या नाम आता है, बहुलेन। उसके बाद बात करें दोस्तों एक नाम आता है कुज्जप्पू। क्या नाम आता है, कुज्जप्पू। इनके द्वारा हम बात करें तो यहां पे वर्जित सड़क पर हम बात करें तो इसका विरोध करते हुए इसको तोड़ा गया था। एक चीज याद रखना दोस्तों, इसके अंदर 2 महिला सत्याग्रही का नाम आता है मुख्य रूप से। एक तो नाम आता है दोस्तों नागमयी। महिला सत्याग्रह की बात करें तो दोस्तों क्या नाम आता है, नागमयी। क्या नाम आता है दोस्तों, नागमयी। एक बात करें दोस्तों एक नाम आता है कनममल। क्या नाम आता है, कनममल। एक तो नागमयी और एक क्या नाम आता है दोस्तों, कनममल। अब बात करें दोस्तों मार्च 1925 में यहाँ पे कौन आए थे, गांधी जी। मार्च 1925 में बात करें दोस्तों कौन आए थे, गांधी जी। और उनके द्वारा हम बात करें तो 30 नवंबर 1925 को यहाँ पे समझौता करवाया गया। और उसके बाद एक बहुत बड़ी घोषणा की गई 1936 में कि जो मंदिर है, जो वर्जित सड़क है, वहां पे जो ये छुआछूत वाली है, जो अपवित्र जनजातियां हैं, उनको प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। कब दी गई थी दोस्तों, 1936 में। कब दी गई थी, 1936 में दी गई थी। तो आपको ये चीज याद रखनी है। तो आज हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है दोस्तों यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।